प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए सिलेबस में जो यूनिट 7 है, उसमें एक नया टॉपिक जोड़ा गया है मानव रोग। अब हम उस पर पहुंच चुके हैं, तो हमें मानव रोगों को समझना है ना। और इन सभी को एक एक करके सारे के सारे रोग, रोगाणु, वाहक, प्रभावित अंग, इन सबको समझेंगे, है ना। तो बहुत शानदार तरीके से समझने वाले हैं, साथ ही कुछ अन्य चीज़ों को भी समझेंगे जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकती है। थोड़ी सी हम जानकारी आपको एक बार फिर दे दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी सीरीज चलाई जा रही हैं, जिनमें यूनिट 9 हमने कंप्लीट कर ली है, यूनिट 10 के वीडियो डले हुए हैं, यूनिट 8 जो करंट अफेयर्स है उसके वीडियो डले हुए हैं, आप देख सकते हो जाके, है ना। साथ ही हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि जो यूनिट 1 है उसके वीडियो भी डले हुए हैं, यूनिट 5 के वीडियो डले हुए हैं। तो संकल्पना एवं विचार जो यूनिट 1 में हिस्ट्री में नए टॉपिक जोड़े गए हैं, उनको अपलोड कर दिया गया है, और यूनिट 1 के नाम से ही जो प्लेलिस्ट है, तो आप चेक कर सकते हो। ये यूनिट 7 का वीडियो है, मानव रोग, है ना, जिसे आप देख रहे हो अभी। तो मानव रोग को समझेंगे। ये परीक्षा धाम बुक का तीसरा संस्करण है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो परीक्षा धाम बुक आप जानते ही हो, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर बुक है और बेस्ट सेलर में शामिल है ये बुक, है ना। इनके वस्तुनिष्ठ भी कराए जाएंगे। तो 13 के 13 टॉपिक हैं इस बुक में, तो इसके सारे के सारे वस्तुनिष्ठ जो हैं वो एक ही बार में सिंगल वीडियो में आएंगे, मैराथन वीडियो में आएंगे, तो उनको लगा लेंगे, है ना, परीक्षा से पहले। तो उसकी चिंता नहीं करनी है। साथ ही हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि भारत का जो इतिहास है उससे संबंधित वीडियो भी शुरू होने वाले हैं, है ना। तो आप बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिएगा, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ऐसा ना हो कहीं कि आप इस वीडियो को बहुत बाद में देख रहे हो और वीडियो पहले से ही अपलोड हो गए हों, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप क्या करें, बेल आइकन बटन को जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तो कर ही लो, वो तो आपके लिए उपयोगी होने वाला है ना। और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, है ना, और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो। हम बात करते हैं मानव रोगों की। देखो, मानव रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो संक्रामक रोग और दूसरे होते हैं असंक्रामक रोग। हम इनको कक्षा 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं, आप और हम सभी ने पढ़े होंगे, कक्षा 6वीं से इनको पढ़ते आ रहे हैं कंटिन्यू। तो संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, देखो संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, इनको संक्रमण के द्वारा फैलते हैं, वे संक्रामक रोग हैं। इनके इनके जो रोग वाहक होते हैं, रोग फैलाने वाले, जैसे प्रोटोजुआ हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु और कवक, है ना, इनके द्वारा फैलाए जाते हैं। वहीं जो असंक्रामक रोग होते हैं, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते, ये होते हैं जैसे खनिज की कमी हो जाए शरीर में, विटामिन की, प्रोटीन की, हार्मोन्स की आदि की कमी हो जाने पर असंक्रामक रोग फैलते हैं। अब हम पहले जो क्रम है हमारा, उसमें हम देखते हैं प्रोटोजुआ से होने वाले रोग। उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि समाचार पन्नों से क्या है। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है गोवा। तो गोवा देश का पहला रेबीज मुक्त गोवा बन गया है, क्या, पहला राज्य बन गया है। प्रोटोजुआ से होने वाले रोगों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मलेरिया की। देखो, मलेरिया जो है, इससे प्रवाहित अंग जो होता है वो प्लीहा होता है। कौन सा? प्लीहा। यूनिट 7 के जितने वीडियो डले हुए हैं, आप रिवीजन करते रहिए बेटा, बिना रिवीजन के तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो वीडियो से ही रिवीजन करना पड़ेगा अभी तो आपको, या फिर आपके पास ये बुक होनी चाहिए। बुक बहुत ही शानदार है, आप इसको खरीद सकते हो, अभी तक नहीं खरीदी, आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर जो है ये बुक मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग में हमने पहला देखा मलेरिया। मलेरिया जो है उससे प्रभावित होता है अंग प्लीहा। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ के कारण होता है। तो पहले तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि किस प्रोटोजुआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ के कारण ये रोग होता है, जिसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। तो वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर, और जो कारण है इसका प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ इसका कारण है। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां होती हैं, प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मेलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। अब हम आते हैं पायरिया पर। पायरिया मोह और मसूड़ों से संबंधित रोग है, इससे प्रभावित होता है मोह और मसूड़ा। प्रोटोजुआ का नाम है इसमें एंट अमीबा और जिंजीबेलिस। एंट अमीबा जिंजीबेलिस जो है, इसके कारण पायरिया होता है। क्या होता है? पायरिया होता है। इस रोग में दांत और मसूड़ों से खून निकलता है, इसको ही बोलते हैं पायरिया। तो प्रोटोजुआ का नाम क्या है? एंट अमीबा जिंजीबेलिस। डायरिया और अतिसार की बात करें, तो अब हम डायरिया और अतिसार की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं डायरिया और अतिसार की। डायरिया जो है वो आंत को प्रभावित करता है। किसको? डायरिया प्रभावित करता है आंत को,
और इसके जो प्रोटोजोआ का नाम है जियार्डिया इंटेस्टानेलिया। तो जियार्डिया इंटेस्टानेलिया, इससे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो सबसे पहले हमने मलेरिया देखा, इससे जो प्रभावित अंग है पलीहा है, और फिर हमने पायरिया देखा, इससे प्रभावित अंग मुहैया मसूड़ा है। मलेरिया में क्या होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ की वजह से होता है ये, और मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ये वाहक होता है। पायरिया में हमने क्या देखा, प्रोटोजोआ का नाम एंटमीबा है, और डायरिया में अतिसार में देखा हमने कि जियार्डिया इंटेस्टानेलिया जो है वो प्रोटोजोआ है। और डायरिया या अतिसार से इसमें शरीर में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, और ये आंत को प्रभावित करता है। अब हम आते हैं फाइलेरिया पर। लिम्फ ग्रंथि पाँव या फिर लिम्फ ग्रंथि या पाँव जो है वो फाइलेरिया से प्रभावित होते हैं। इसमें जो प्रोटोजोआ है वो है बुचेरेरिया बेकेराफ्टी। बुचेरेरिया बेकेराफ्टी। इस प्रोटोजोआ का वाहक जो है क्यूलेक्स मच्छर है। क्या है, क्यूलेक्स मच्छर है। इसे हाथी पाँव रोग भी कहा जाता है। लसी का गांठ में सूजन आ जाती है, किसकी वजह से, फाइलेरिया की वजह से। अगला है पैचिस। पैचिस से बड़ी आंत प्रभावित होती है। और एंटमीबा हिस्टोलिका। एंटमीबा हिस्टोलिका जो है इसका प्रोटोजोआ है, और वाहक जो है घरेलू मक्खियों के कारण पैचिस होता है। इस रोग से बड़ी आंत में सूजन आ जाती है पैचिस की वजह से। इंसोम्निया की बात करें, निद्रा रोग की, तो तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। और ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो है इसका प्रोटोजोआ है। इस प्रोटोजोआ की वाहक सीसी मक्खी होती है। काला अजार है ना, तो यकृत या पलीहा इससे प्रभावित होता है। लिस्मेनिया डोनोवेनी जो है इसका प्रोटोजोआ है। बालू मक्खी जो है इसका वाहक है, और यकृत का आकार में वृद्धि होती है। दम बुखार भी कहा जाता है इसे, काला अजार को। तो क्या करना होगा, देखो फैक्ट ही फैक्ट है यार, तो याद रखने के लिए सीधी सी कहानी ये है। अगर आप बिना रिवीजन के जाते हो ना, ये सोचो कि रिवीजन नहीं करेंगे, बिना रिवीजन के काम चल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तो रिवीजन करिएगा वीडियो से दोबारा से, है ना। अब हम आते हैं कवक या फंजाई से होने वाले रोग। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पहले तो हम ये बता दें आपको। क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं कि मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है, तो मादा एनोफ्लीज मच्छर होगा। दूसरा, मलेरिया रोग का प्रोटोजोआ कौन सा है, किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तीसरा, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, किसी रोग से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। यानी मलेरिया रोग से मान लो पूछा गया, डायरिया से पूछा गया कि डायरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत। ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से ही बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ से प्रभावित होता है, मतलब प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि कौन कौन से रोग प्रोटोजोआ से होते हैं, कौन कौन से रोग कवक से होते हैं, कौन कौन से रोग किसी और का जीवाणु से, वैषाणु से, इनसे होते हैं। ये सब याद करना होगा। तो देखो प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों में हमने देखा मलेरिया, पायरिया, डायरिया, फाइलेरिया और पैचेस, निंद्रा रोग और कालाजार, ये सब किससे होते हैं, प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। अब हम आते हैं कवक या फंजाई से होने वाले रोग। कवक से जो रोग होते हैं उसमें दमा, गंजापन, एथलीट फुट, खाज, दाद और अर्गटातपय जो होता है, इससे किससे होते हैं, कवक के द्वारा होते हैं। देखो दमा जो होता है, दमा से प्रभावित अंग है फेफड़ा। कौन सा है, दमा से प्रभावित अंग होता है फेफड़ा। गंजापन त्वचा या सिर, है ना, और इसका जो कवक का नाम है गंजापन में, ये है टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस, ये याद रखना है ना। एथलीट फुट से पैर या त्वचा प्रभावित होती है, और खाज में भी त्वचा और दाद में भी त्वचा प्रभावित होती है। इनके कवक के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखो दमा, गंजापन, एथलीट फुट, खाज, दाद और अर्ग टातपय जो है वो कवक से, फंजाई से होते हैं। और दमा से प्रभावित होता है फेफड़ा, गंजापन से त्वचा और सिर, एथलीट फुट से पैर और त्वचा, खाज और दांत से त्वचा प्रभावित होती है। अब हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, जीवाणु से होने वाले रोगों की बात करेंगे, जिसमें हमारा पहला रोग है हैजा। हम थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है बेटा, और अभी बहुत सारा कंटेंट रह गया है, बहुत सारा कंटेंट जो है अभी बाकी है। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं ना, उनको हम बता दें कि आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें अधिकारी बाबू MPPSC। जो यूट्यूब चैनल का नाम है ना, उसी के पीछे MPPSC लगा देना, तो सबसे पहले अपना ही चैनल आएगा सबसे ऊपर, तो उसको आपको ज्वाइन कर लेना है ना। अब हम बात करते हैं हैजा की। हैजा जो है वो आंत को प्रभावित करता है, और इसमें जीवाणु का नाम है विब्रियो
कॉलेरी, इसको याद रखना है, ये पूछा जाता है। तो हैजा का जो जीवाणु का नाम है वो है विब्रियो कैलेरी। और फैलता कैसे है? आप यह रोग दूषित पानी पियोगे, भोजन से भी फैलता है, पानी से भी फैलता है। इसमें डिहाइड्रेशन के कारण ORS घोल दिया जाता है। तो हैजा आंत को प्रभावित करता है। टीबी की बात करें, तपेदिक या टीबी की बात करें, तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़ों को प्रभावित करता है। और जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो टीबी होती है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है। टीबी की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। तो यह भी याद रखना है कि टीबी की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG का टीका लगाया जाता है। न्यूमोनिया की बात करें तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़ों को प्रभावित करता है। और इसका जो जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी है जीवाणु का नाम। और जो यह रोग है बच्चों में अधिक होता है। किसमें? बच्चों में अधिक देखने को मिलता है ये रोग। निमोनिया जो है वो अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। और किसके कारण होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो वो होता है ना जीवाणु, उसके कारण फेफड़ों में होता है। सिफिलिस की बात करें तो सिफिलिस जो होता है वो जननांग में होता है ना, जननांग को प्रभावित करता है। और ट्रोपोनिमा पैलेडियम जो है वो सिफिलिस का कारण है, जीवाणु कारण है। इसे STD लैंगिक संसर्ग रोग भी कहा जाता है। प्लेग जो है ये लिम्फ ग्रंथियां में होता है, प्लेग है ना। तो प्लेग ये बहुत चर्चित बीमारी रही है पहले। जीवाणु का नाम है यार्सीनिया पेस्टिस। और वाहक जो है वो चूहा और गिलहरी के कारण होता है। प्लेग को ही काली मृत्यु भी कहा जाता है। मोनटैक्स टेस्ट परीक्षण प्लेग रोग के लिए किया जाता है। डिप्थीरिया की बात करें तो श्वसन तंत्र को, जो श्वसन तंत्र है डिप्थीरिया, उसको प्रभावित करते हैं। और कॉर्नी बैक्टीरियम के कारण ये होता है। कुकर खांसी या काली खांसी जो है वो फेफड़ों को प्रभावित करती है ना। और इसे बोर्टेटेल्टा परट्यूसिया जीवाणु के कारण ही होता है। टेटेनस जो है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टेटेनस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के कारण होता है। प्रभावित व्यक्ति के 24 घंटे के अंदर ATS का टीका लगाया जाता है। टेटेनस में प्रभावित व्यक्ति के अंदर 24 घंटे के अंदर ATS का टीका लगाया जाता है। इसे लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड आंत ज्वार, ये आंत को प्रभावित करता है ना। किसको? आंत को। और इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। कोढ़ रोग जो है, जो कुष्ठ रोग है, इसे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और जीवाणु का नाम है इसमें माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। कोढ़ के हैंसन रोग के नाम से ही जाना जाता है इसे, कोढ़ या कुष्ठ रोग को। तो ये तो थे जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से? हैजा, तपेदिक, निमोनिया, सिफिलिस, प्लेग, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टेटेनस, टाइफाइड, कोढ़ और कुष्ठ रोग इसे कहा जाता है। अगला जो है विषाणु या वायरस से प्रभावित होने वाले रोग। तो विषाणु या वायरस से देखेंगे तो पहला है डेंगू। ये इससे जो क्या होता है, जब डेंगू होता है ना किसी को, तो प्लेटलेट्स कम होने लगती है ना, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रोगवाहक क्या है? रोगाणु क्या है? मादा एडिस इजिप्सी मच्छर का वाहक होता है। और वायरस का नाम है DENB वायरस का नाम है। इसे हड्डी तोड़ रोग बुखार भी कहा जाता है डेंगू को। चिकनगुनिया जो है ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है और अल्फा वायरस के कारण होता है। इसका वाहक जो है वो मादा एडिस इजिप्सी मच्छर ही होता है, जो कि डेंगू को भी वाहक है। इसका पहला रोगी तंजानिया देश में मिला था चिकनगुनिया का। जीका की बात करें तो जीका भी वायरस से फैलने वाला रोग है, संपूर्ण शरीर में फैलता है। और मादा एडिस इजिप्सी जो है वो इसका वाहक है। स्वाइन फ्लू प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, H1N1 वायरस के कारण होता है। शुगर का खराब मांस खाने से यह रोग फैलता है, स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू जो है ये संपूर्ण शरीर में फैलता है और H5N1 वायरस के कारण होता है। तो स्वाइन फ्लू H1N1 और बर्ड फ्लू जो है वो H5N1 वायरस के कारण। खराब चिकन मुर्गा खाने से यह रोग फैलता है। पीलिया जो है, पीलिया से यकृत या लीवर प्रभावित होते हैं। लीवर द्वारा स्रावित बिलीरुबिन वर्णक के कारण शरीर का रंग जो है वो पीला पड़ जाता है। हेपेटाइटिस की बात करें तो यकृत या लीवर के कारण होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए और ई पानी द्वारा संचरित होता है। हेपेटाइटिस बी, सी, डी और जी जो है वो रक्त संचरण से फैलते हैं। छोटी माता चिकन पॉक्स की बात करें तो त्वचा को प्रभावित करते हैं। और बड़ी माता चेचक स्मॉल पॉक्स की बात करें तो ये भी त्वचा
को ही प्रभावित करते हैं। मंकी पॉक्स संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है और इसके जो वाहक हैं बंदर और गिलहरी हैं। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं इसलिए हम आपको बता दें कि बड़े ध्यान से चीज़ों को देखते जाना है ना। जापानी एनसीफेलाइटिस जो है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। चमकी बुखार प्रतिरक्षा तंत्र और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। 2019 में बिहार में देखा गया था चमकी बुखार। वेस्ट नील जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है और पहला केस इसका युगांडा में मिला था। भारत में कहाँ पर? केरल में। लस्सा वायरस जो है यह भी प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। निपाह वायरस फेफड़ों या मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इबोला वायरस जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र, इससे सर्वाधिक प्रभावित देश लीबिया है। एड्स की बात करें तो प्रतिरक्षा तंत्र श्वेत रक्त कणिकाएं, एड्स से जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र और श्वेत रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसे कहा जाता है, HIV है ना। और एलिसा टेस्ट इसके लिए बनाया गया है। इस टेस्ट का परीक्षण किया जाता है ना, एलिसा टेस्ट। पोलियो से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। यही एक RNA वायरस होता है ना। और पिकोर्न विरिडी परिवार में एंटोवायरस इसी प्रजाति का एक सीरोटाइप है। पोलियो टीका जो है इसकी खोज जोनास साल्क ने की थी 1952 में और इसका जो टीका है अल्बर्ट साबिन ने इसके टीके की खोज की थी, पोलियो के टीके की। रेबीज जो है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज, इससे हाइड्रोफोबिया रोग भी होता है। यह कुत्ता, बंदर, बिल्ली, लोमड़ी आदि के काटने से होता है। कोविड-19 फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह कोरोना वायरस के कारण होता है। सार्स जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और एक प्रकार का कोरोना वायरस है। जुखाम श्वास नली को प्रभावित करता है। हार्पिस रोग त्वचा को प्रभावित करता है। त्वचा में क्या होता है? सूजन आ जाती है। ट्रकोमा रेटिना को प्रभावित करता है, आंखों में सूजन आती है इससे। और गलसुआ जो है मम्प्स जिसे कहा जाता है, पेरोडिक ग्रंथि या श्वसन तंत्र को गलसुआ जो है प्रभावित करते हैं। पैरामाइक्सो वायरस जो है इसके कारण होता है, पैरामाइक्सो वायरस के कारण होता है। अब हम हीनता जन्य रोगों को देखेंगे। तो पहला रोग है डायबिटीज, मधुमेह। इसमें क्या होता है? इसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो डायबिटीज होता है, मधुमेह होता है। हृदय घात की बात करें तो हार्ट अटैक कहा जाता है इसे। हृदय में रक्त संचार में जब बाधा आ जाती है तो हार्ट अटैक आ जाता है ना। और ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि ही कैंसर है ना। RBC की वृद्धि को ही कहा जाता है। एंथोफोबिया जो है इस रोग में पुष्प और उसके विभिन्न भाग में जैसे दलपुंज आदि में भय उत्पन्न होता है, एंथोफोबिया। ल्यूकेमिया में क्या होता है? इसमें WBC जो है ना इनकी संख्या बढ़ने लगती है ल्यूकेमिया में, और इसमें सामान्यतः ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। सिलिकोसिस धूल कण में उपस्थित सिलिका शोषण के द्वारा मानव के फेफड़ों तक पहुंच जाती है जिससे यह रोग उत्पन्न होता है, सिलिकोसिस। बुलिमिया नर्वोसा है ना। अल्जाइमर अल्जाइमर में मस्तिष्क प्रभावित होता है और स्मरण शक्ति जो है वो कम हो जाती है। गठिया रोग में क्या होता है? गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल जमा हो जाता है जिससे किडनी में मूत्र कम या अधिक बनने लगता है, इसी को बोलते हैं गठिया रोग। बातोतमाद जो है वो हिस्टीरिया, यह महिलाओं में होने वाला रोग है जिसमें घबराहट, बेचैनी और बेहोशी के लक्षण दिखते हैं हिस्टीरिया में, ये याद रखना है। अब हम अनुवांशिक रोगों पर आते हैं। तो पहला है हीमोफीलिया। थोड़ा फास्ट ही चलेंगे है ना, तो कम आपको मैनेज करना होगा अपने हिसाब से चीज़ों को। हीमोफीलिया जो है ये है एक अनुवांशिक बीमारी है जिसमें खून का थक्का बनना क्या होता है? बंद हो जाता है। इसे शाही बीमारी के नाम से जाना जाता है और इस रोग का जो वहन स्त्रियां करती हैं जो कि प्रायः पुरुष में प्रकट होता है। कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति को लाल, हरा, नीला रंग भूरा दिखाई देने लगता है। ये एक एक्स लिंग संलग्न वंशागति रोग है। इसे डेल्टोनिज्म रोग भी कहा जाता है। स्त्रियों की तुलना में कलर ब्लाइंडनेस से पुरुष अधिक पीड़ित होते हैं क्योंकि इनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए पुरुष अधिक पीड़ित होते हैं कलर ब्लाइंडनेस से। ये आनुवांशिकी रोग है। सिकिल सेल रक्त में ऑक्सीजन की कमी के कारण जो RBC होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन यौगिक की संरचना हाशिए पर आकर आकार की हो जाती है, इसी को कहा जाता है सिकिल सेल। एल्बिनिज्म शरीर में मेलेनिन पिगमेंट की अनुपस्थिति के कारण होने वाला आनुवांशिक रोग है, एल्बिनिज्म। थैलीसीमिया हीमोग्लोबिन बनाने वाले दो प्रोटीन अल्फा और बीटा ग्लोबिन में से किसी एक के निर्माण वाले जीन्स में गड़बड़ी की वजह से जो होता है वो थैलीसीमिया होता है।
न्यूरिया जो है इसमें होमोजेनेटिक्स अम्ल का विखंडन नहीं हो पाता है और रक्त की मात्रा में इसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। इससे जोड़ों में गठिया रोग हो जाता है। इसको ही कह जाते हैं एलकेप्टोन्यूरिया कहा जाता है। ये तो थे अनुवांशिक रोग। अब हम आते हैं गुणसूत्र के कारण उत्पन्न होने वाले रोग, जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गया, इसे मोनोसोमी कहा जाता है। टर्नर सिंड्रोम जो है यह केवल महिलाओं को प्रभावित करता है। तो आपको याद रखना है कि टर्नर सिंड्रोम से केवल महिलाएं प्रभावित होती हैं। प्रभावित महिलाओं में पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या जो है 45 हो जाती है 46 से घट के। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है तो यह केवल पुरुषों में होता है। तो टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम केवल पुरुषों में होता है। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक बढ़ जाता है। डाउन सिंड्रोम 21वें क्रोमोसोम्स के में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। इसे मंगोली जड़ता या ट्राइसोमी 21 रोग भी कहा जाता है। पटाउ सिंड्रोम 13वें क्रोमोसोम्स में जब समस्या आती है तो पटाउ सिंड्रोम होता है। बबल बेबी, इसे ग्लेजमान रिनिकर सिंड्रोम या SCID सर्वर कॉम्बाइंड इम्यूनोडिफिशियेंसी भी के नाम से भी जाना जाता है बबल बेबी को। इस रोग में जन्म से समय ही शिशु का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो कार्य नहीं कर रहा होता है। रोगग्रस्त बच्चे का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है बबल बेबी। एडवर्ड सिंड्रोम की बात करें तो यह रोग गुणसूत्रों के 18वें जोड़े के में एक क्रोमोसोम्स की वृद्धि के कारण होता है, एडवर्ड सिंड्रोम। और जैकब सिंड्रोम जो है यह रोग क्रोमोसोम्स की स्थिति में 44+XY हो जाती है। इसमें एक बाय क्रोमोसोम्स अतिरिक्त होता है तो जैकब सिंड्रोम बीमारी होती है। ये थे गुणसूत्रों से संबंधित। अब हम बात करते हैं खनिज तत्वों के कारण होने वाले रोग, जिनमें मिनीमाता, जब शरीर में पारा की अधिकता हो जाती है तो मिनीमाता रोग होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन तो पहले भी पूछा जा चुका है ना। तो देखो, मिनीमाता होता है पारा की अधिकता के कारण, है ना। और पहली बार यह जापान की मिनीमाता खाड़ी में पारा युक्त मछलियों के मांस खाने से उत्पन्न हुआ था। एटाई रोग जो है वो कैडमियम की अधिकता से होता है। एटाई रोग, इसमें क्या होता है, हड्डियों एवं मांसपेशियों में दर्द होता है, लीवर एवं फेफड़े का कैंसर भी हो जाता है एटाई रोग में। कैडमियम की अधिकता हो जाती है। जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो होता है टेटेनी रोग। और जब एनीमिया होता है ना तो आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। लंबे समय तक शीशा के संपर्क में रहने पर से भी एनीमिया हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये नाइट्रेट की अधिकता से होता है। किसकी? नाइट्रेट की अधिकता से। इससे जो नवजात शिशु होता है ना उसका शरीर नीला पड़ जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम में। ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक की अधिकता से होता है, ब्लैक फुट। और फ्लोरोसिस जो है वो फ्लोराइड की अधिकता से होता है। इसमें रोग में दांत और हड्डियां गल जाती हैं फ्लोरोसिस में। नॉकनी सिंड्रोम फ्लोराइड प्रदूषण के कारण होता है नॉकनी सिंड्रोम। अब हम एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिकल सेल रोग की। इसको सिकल सेल जो रोग होते हैं इनका अन्य नाम है सिकल सेल रोग का डिपेनोसाइटोसिस। कारण क्या होता है, रक्त में जो ऑक्सीजन की कमी के कारण आरसीबी होती है ना, एक के हीमोग्लोबिन यौगिक की संरचना हाशिए के आकार की हो जाती है सिकल सेल रोग में। अनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण जो आरसीबी है ना, आरबीसी है ना, वो अर्धचंद्राकार या सिकल आकार की हो जाती हैं। क्या होते हैं इनके लक्षण? जैसे रोगी के हमेशा एनीमिया बनी रहती है, हाथ पैरों में सूजन आती है, प्लीहा का बार बार संक्रमण होता है, विलंबित विकास या यौवन, दृष्टि संबंधी समस्याएं, रोगी को हमेशा पीलिया के लक्षण बने रहना, ये सिकल सेल रोग के लक्षण होते हैं। सिकल सेल एनीमिया के दुर्लभ प्रकार होते हैं, जैसे सिकल हीमोग्लोबिन होता है, सिकल बीटा प्लस थैलेसीमिया, सिकल बीटा शून्य थैलेसीमिया, ये होते हैं। सिकल सेल से संबंधित कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं ना। तो सिकल सेल बीमारी का पता लगाने के लिए एक खास तरह का ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है, ये सिकल सेल बीमारी का पता लगाने के लिए टेस्ट होता है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया है, सिकल सेल एनीमिया मिशन, है ना। वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्रीय बजट में भी 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को जड़ से खत्म करने के लिए मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई है। सिकल सेल रोग की जांच और प्रबंधन में चुनौतियों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन की शुरुआत की गई है। और प्रत्येक वर्ष 19 जून को जो है वो विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य हीमोग्लोबिन मिशन
का गठन जो है वो जून 2021 में किया गया था। इसका उद्देश्य सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया का निदान करना है। क्या होता है सिकल सेल उपचार की विधि? तो एक तो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। इसमें क्या होता है, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं ना, इनका आधान का उपयोग सिकल सेल रोग वाले लोगों में स्ट्रोक जैसी जटिलताओं के इलाज और रोकथाम के लिए किया जाता है। वहीं स्टेम सेल प्रत्यारोपण में क्या होता है, इसमें अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रक्रिया में सिकल सेल एनीमिया जो है से प्रभावित व्यक्ति अस्थि मज्जा को दाता से प्राप्त अस्थि मज्जा में बदलना शामिल होता है। स्टेम सेल जीन जोड़ चिकित्सा होती है और साथ ही जीन संपादन थेरेपी का भी प्रयोग किया जाता है। तो इनके नाम बस याद रखने हैं ना, तो कौन कौन से? सिकल सेल उपचार की विधियों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्टेम सेल प्रत्यारोपण, स्टेम सेल जीन जोड़ चिकित्सा, जीन संपादन थेरेपी, इन चार को आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं गोवा प्लान को साकार करने वाले तत्व, जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और पूछे गए हैं पहले भी क्वेश्चन, तो उनको भी देख लेते हैं। देखो, पीत ज्वर भी पीलिया की तरह एक संक्रामक रोग है जिसका संचरण एडिस प्रजाति के मच्छर द्वारा होता है। और ACE2 जो है पद का उल्लेख विषाणु जनित रोगों के प्रसार के लिए किया जाता है, ACE2 का। कोरोना वायरस से संबंधित बीमारी है कोविड-19 और सार्स। सार्स का फुल फॉर्म होता है सेवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। वहीं एक होता है मर्स, ये भी किससे संबंधित है? कोरोना वायरस से। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। तो कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था, याद रखना है। डेंगू बुखार एडिस इजिप्टी, एडिस एल्बोपिटक्स और एक्यूलेक्स फेंटीगेंस मच्छर के काटने से होता है। 3 नाम याद रखने हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु की झिल्ली पर सूजन आ जाने से मेनिंजाइटिस रोग होता है। जब कोई रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे पेंडेमिक कहा जाता है। और बाटुलिज्म भोज्य पदार्थों में होने वाला बेसेलापन जो क्लास्ट्रीडियम नामक जीवाणु से होता है। क्या होता है, साइंस में कुछ शब्द कठिन भी होते हैं, तो इसलिए क्या करना होता है, रिवीजन करना होता है। बिना रिवीजन के कुछ होने वाला नहीं है। डीपीटी टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटेनस से बचाव के लिए लगाया जाता है। डीपीटी टीका, जो डीपीटी टीका है इसको याद रखना है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से बचाव के लिए वो लगाया जाता है। और BCG का टीका क्षय रोग यानी कि टीबी से बचाव के लिए, जिसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। राइनो वायरस जो है पैथोजीन सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। वहीं दुर्दम मेलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम द्वारा फैलता है। भारत में मलेरिया के 60 से 65% रोगियों के लिए प्लाज्मोडियम बाइबैक्स परजीवी उत्तरदायी है। वहीं टीबी रोग फेफड़े के फ्लूरा झिल्ली को प्रभावित करता है। कुछ विशेष तथ्यों को और देख लेते हैं। एक होता है एंडेमिक, जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या के स्थायी रूप में विद्यमान होता है तो उसे एंडेमिक कहा जाता है। एक होता है एपिडेमिक, जब संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है। और पेंडेमिक क्या होता है, जब विश्व भर में बृहद क्षेत्र में ये फैला होता है कोई रोग, उसे पेंडेमिक कहा जाता है ना। तो ये 3 प्रकार से आपको याद रखना है। रेडियो समस्थानिक और निदान सूचक उपयोग देखो, कोबाल्ट 60 इसका निदान सूचक उपयोग होता है कैंसर में। आर्सेनिक 74 का ट्यूमर की पहचान में। आयोडीन 131 है ना, तो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में। और सोडियम 24 जो है ये रक्त व्यतिक्रम में होता है इसका उपयोग। गोल्ड 198 जो है कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि आपको इस टॉपिक की चीज़ें समझ में आई होंगी। ये टॉपिक था मानव रोग। मानव रोग को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है हम उस पर पहुंचेंगे सीधे। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। और अगर चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।